सबसे पहले बात की जाए पिछले वीडियो के 2 सवालों पे, जिस पे कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि उसमें 2 सवालों के जो ऑप्शन है वो गलत हैं। इसमें एक सवाल है कि कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र की रचना की गई है उसका रचना काल क्या है, और दूसरा सवाल है कि पतंजलि के द्वारा रचित महाभाष्य जो है उससे किस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले तो आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो 2-4 बेसिक बातों को ध्यान में रखें। आप इतिहास में किसी भी चीज़ को सिरे से गलत नहीं कह सकते हैं और उसे बिल्कुल सही नहीं कह सकते हैं। अभी तक आपने जितना भी इतिहास पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे आपको तथ्य हैं, बिंदु हैं जहाँ पर इतिहासकार एकमत नहीं है। जैसे आपने सिंधु सभ्यता के विषय में देखा है कि उसके टाइम को लेकर, उसके काल को लेकर सभी इतिहासकार एकमत नहीं है, वो अलग अलग समय निर्धारित करते हैं अपने हिसाब से। उसी तरह से सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ, उस पतन के कारणों पर भी सभी इतिहासकार एकमत नहीं है। वो अलग अलग कारण को, कोई किसी कारण को महत्वपूर्ण मानता है, कोई किसी कारण को महत्वपूर्ण मानता है। भारत में वेदों और वैदिक कालीन संस्कृति को देखें तो उनके रचना के संबंध में, या भारत में वैदिक संस्कृति की शुरुआत करने वाले जो आर्य लोग हैं वो कहाँ से आए, इस बारे में मतभेद है। वो यहीं के थे या बाहर के थे। कहने का तात्पर्य है कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे विवादास्पद मुद्दे हैं जिनका अभी तक समाधान नहीं निकला है। उसमें जो इतिहासकार हैं वो अपना अलग अलग मत रखते हैं। गलत क्या है, सही क्या है, ये विभिन्न प्रकार के जो मत हैं उसके आधार पर निर्णय किया जाता है। जो अधिकांश लोग कहते हैं उसे मान लिया जाता है। तो अगर आप लोगों ने जो सवाल कहे हैं कि ये गलत है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दी जा रही है, आप उसके बाद डिसाइड कीजिए गलत है या सही है। जैसे एक सवाल है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पतंजलि के महाभाष्य से, ये मेरी किताब नहीं है, ये 12th क्लास की किताब है। इसमें आप 38 नंबर क्वेश्चन देखें, ये सवाल है। और इस 38 नंबर के क्वेश्चन में आप वहाँ पे यहाँ जो आंसर दिए गए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देखिए, ए 38 का ऑप्शन है ए सही है। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, ये आपको मौर्य काल की जानकारी मिलती है। सवाल बनता है कि महाभाष्य लिखा कब गया और वह किस काल की रचना है। तो इससे संबंधित आपको इसी में और भी आपको मैं तथ्य प्रस्तुत करूंगा। मेरे पास जो भी प्राचीन भारत से संबंधित किताबें हैं, मैंने उसके माध्यम से आपको इन बातों को, इन सवालों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आगे आप समझते रहिए कि गलत क्या है, सही क्या है। उसी तरीके से अब आप देखिए, सवाल था कि जो अर्थशास्त्र का रचना काल है क्या है। आप लोग कह रहे हैं वो 4वीं शताब्दी, ऑप्शन दिया गया है कि 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। आप यहाँ पे देखिए, अर्थशास्त्र के रचना काल के लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व तो छोड़ दीजिए, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक H.C. चकलादार हैं, ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र का रचना काल जो है वो असल में 3री शताब्दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईस्वी पूर्व नहीं, वो सीधे 3री शताब्दी कह रहे हैं। वही तरीके से और भी अगर आप उदाहरणों को देखें, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अर्थशास्त्र का काल निर्धारण करना मुश्किल है उनके अनुसार। और ये कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अनुकूल दृष्टि से देखा जाए और उनकी तुलना की जाए तो इतना तो स्पष्ट है कि ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो मानते हैं, इनका कहना है कि ये असल में प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, 3री 4थी तो छोड़ दीजिए, ये प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व और उसके बाद का काल माना गया है, या माना जा रहा है कि ये अर्थशास्त्र लिखा गया। तो आप देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र का काल निर्धारण जो है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व मान रहे हैं। उसी तरीके से और भी आप साक्ष्य देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपको ये अर्थशास्त्र की तिथि को लेकर कई विद्वानों में मतभेद है
कि उसकी तिथि क्या होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग मानते हैं कि ये मौर्य काल में हुआ। आप ध्यान दीजिए, मौर्य काल जब हम कहते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बृहदर्थ जो अंतिम शासक है वहाँ तक मौर्य काल है। तो ये मौर्य काल में हुई है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बता रहे हैं। और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप देखिए ये कहते हैं कि ये पहली से तृतीय शताब्दी, ईस्वी पूर्व नहीं, तृतीय शताब्दी तक इनको माना गया है। कुछ विद्वान जैसे कि UN घोषाल तो ये मानते हैं कि ये मौर्यों के पहले की है, प्राक मौर्य काल का ये किताब है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। उसी तरीके से और भी उदाहरण है। ये देखिए, ये केसी श्रीवास्तव की किताब से लिया गया है, बहुत अच्छी किताब है आपको एंशिएंट इंडिया का। इनके हिसाब से देखिए, ये भी कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र के रचना काल दुर्भाग्यवश बहुत भारी मतभेद है। ये कब लिखा गया कब नहीं लिखा गया, इस पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट ये नहीं है कि इसका रचना काल ठीक ठाक क्या है। अन्य उदाहरण अगर आप देखना चाहें, ये देखिए, ये 12th क्लास में किताब चलती है भारती भवन की। यहाँ भी आपको ये लिखा गया है कि ये जो किताब है इसका कोई स्पेसिफिक जो समय है इन्होंने ये लिखने से बचे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इसका अंतिम संकलन ईसा की आरंभिक शताब्दियों में हुआ, यानी तीसरी या चौथी शताब्दी से पूर्व नहीं, ईसा की आरंभिक शताब्दी यानी पहली दूसरी सदी में, ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ध्यान दीजिए। इसके अलावे भी आप देखिए और भी बहुत सारे साक्ष्य हैं। अब आते हैं जरा सा पतंजलि के महाभाष्य पर, आप उसको भी देखें। आप यहाँ पे देखिए, ये पतंजलि का महाभाष्य और कालिदास का मालविकाग्नि मित्र, ये जो नाटक हैं ये किस काल से हैं? ये देखिए, ये शुंग वंश से हैं। शुंग वंश आपको पता होना चाहिए, ये मौर्य काल के बाद आता है। आपको ऑप्शन में आप कह रहे हैं कि नहीं, प्राक मौर्य युग होना चाहिए। प्राक मौर्य युग कहेंगे तो वो मौर्य युग से पहले का हो जाएगा, जबकि शुंग वंश जो है वो उसके बाद का है। तो जाहिर सी बात है, अगर शुंग वंश की जानकारी हमको मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से, तो इसका मतलब अगर थोड़ा बहुत वो पीछे चला जाए तो वो मौर्य काल ठहरता है। सीधे प्राक मौर्य काल कहना यानी वो आपको मौर्य काल से भी पहले की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे शुंग वंश अगर कहा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि वो मौर्य काल के बारे में जानकारी और शुंग वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से। और ये किताब जो है ये बहुत ही रिनाउंड किताब है। आपको झा एवं श्रीमाली इसके राइटर्स हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से किताब निकलती है। ये उस किताब का आपको उदाहरण है। और भी अगर देखा जाए, अब देखिए ये किताब, ये आपको NCERT की किताब है जो कि पहले चलती थी, अभी नहीं। इसके पहले जो 2005 से पहले ये किताब चलती थी NCERT के लिए 11th क्लास के लिए। और ये किताब भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास के जाने माने लेखक हैं राम शरण शर्मा, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। अब इसमें देखिए वो क्या कहते हैं। देखिए, एन इम्पॉर्टेंट लॉ बुक इज़ द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कैसी किताब है? ये एक कानून की किताब है उनके हिसाब से। लिखा किसके द्वारा गया? कौटिल्य के द्वारा। कहा जा रहा है कि द टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 बुक्स ऑफ विच बुक्स सेकेंड एंड थर्ड मे बी रिगार्डेड एज ऑफ एन अर्लियर डेट। अब उस किताब में चूंकि आपको कई भाग हैं, डिवाइडेड है वो 15 बुक में डिवाइडेड है, तो जो दूसरा और तीसरा किताब है ये पहले का है, जबकि दे सीम टू हैव बिन द वर्क ऑफ डिफरेंट हैंड्स। ये तो मानते हैं कि ये असल में कौटिल्य के द्वारा पूरी की पूरी किताब नहीं लिखी गई है। इनका मानना है कि ये जो अर्थशास्त्र है ये वास्तव में अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई है। ये तो मान ही नहीं रहे हैं कि ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, और जब अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई है तो अलग अलग समयों में रची गई है। इसके अलावा दिस टेक्स्ट वाज पुट इन इट्स फाइनल फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा। देखिए, यानी जहाँ से जब ये शुरू हो रहा था आपका, उस समय से ये माना जा रहा है कि ये आपका क्रिश्चियन एरा में जो शुरू हो रहा था, क्रिश्चियन एरा जब शुरू हो रहा था वहाँ पे आपको ये किताब रची गई। बट इट्स अर्लीस्ट पोर्सन रिफ्लेक्टेड द स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन द एज ऑफ द मौर्य। इट प्रोवाइडेड रिच मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। यानी ये भी मानते हैं कि ये किताब जो है ईसा के आरंभ के बाद की रचना है, यानी फाइनल उसका जो कंपाइलेशन है वो हुआ है। तो यहाँ भी तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो विवाद है वो भी समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और देखिए ये आपको द्विजेंद्र नारायण झा की लिखी हुई किताब है एंशिएंट इंडिया का। आप इसमें देखिए, इसमें कह रहे हैं कि कंप्यूटर के द्वारा अगर विश्लेषण किया गया है इस किताब का, तो इसमें 3 अलग-अलग शैली की जानकारी मिलती है। 3 अलग-अलग शैली जो हम कहेंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि 3 अलग-अलग शैली है तो अलग-अलग लोग लिखे होंगे, जिसमें लगता है कि रचना में कई सदियों का समय लगा है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, 1 सदी हम नहीं कह सकते, इसमें कई सदियों का समय लगा होगा, ऐसा कंप्यूटर के विश्लेषण से पता चलता है। इसमें भी वही बात है जो रामशरण शर्मा कहते हैं कि दूसरा, तीसरा और चौथा अधिकरण, इस पे मौर्य काल की असली छाप है। जब मौर्य काल कहेंगे तो 321 के बाद ही कहेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जब बना 321 ईस्वी पूर्व में, तो उसके बाद ही मौर्य काल। और ये प्रथम भारतीय अभिलेख है जिन्हें पढ़ा जा सका है, जबकि इस पुस्तक का मूल भाग माना जा सकता है, लेकिन सबसे प्रमाणिक मौर्य प्रलेख अशोक द्वारा जारी किए गए हैं या अभिलेख हैं। यानी ये बताना चाहते हैं कि मौर्य काल को हम कैसे जानते हैं, तो उसमें अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्थशास्त्र के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक समय के नहीं लिखे गए हैं। तो यहाँ भी अगर आपको बात समझ में आए तो आप इसको देखें। यहाँ पे आपको वही बात कही जा रही है कि ये किताब में अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। आप यहाँ पे देखिए, बहुत सारे विद्वान जो हैं आप देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर के.पी. जायसवाल, फ्लिट, डी.आर. भंडारकर, स्मिथ, ये लोग अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन अर्थात 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व की रचना मानते हैं। अब ये सब एंशिएंट इंडिया के रिनाउंड स्कॉलर हैं। अब इन लोगों की बात को न माना जाए तो फिर असल में ये 40 रुपये की किताब जो बाज़ारों में बिकती है, जिसको पढ़ के आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसी का ये परिणाम है कि आप लोग इस तरीके के सवाल उठाते हैं। उम्मीद है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब आप इसमें निर्णय ले सकते हैं गलत क्या है सही क्या है। काल के हिसाब से देखें तो मौर्य काल जो है 321 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है। बहुत सारी किताबों में आपको 323 ईस्वी पूर्व ही मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण जो है। तो अब ये इतिहास के बहुत सारे, अशोक का जो राज्यारोहण है उस पर भी काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग 271 ईस्वी पूर्व मानते हैं, कुछ लोग 269 ईस्वी पूर्व मानते हैं। तो आप डिसाइड करते रहिए। मेरे पास जो बुक्स हैं, मैंने जो अध्ययन किया है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व होना चाहिए। आप स्वतंत्र हैं, आप उसे 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक चीज़ और ध्यान रखना होता है, आप इस बात को समझना चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमसीक्यू में जो होता है 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें उन्हीं ऑप्शन को टिक किया जाना चाहिए जो आपको रिलेवेंट लगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अगर कोई व्यक्ति पूछे कि आपको कितनी रोटी चाहिए, आपको 4 ऑप्शन दिए जाए, 4, 5, 6, 7। अब हमको ज़रूरत 3 की है, तो आप कौन सा ऑप्शन मारेंगे? 4, चूँकि आपका ऑप्शन तो है नहीं, 3 तो उसमें है नहीं, तो आप कौन सा ऑप्शन उसमें चुनेंगे? 4 चुनेंगे, 7 तो चुनेंगे नहीं, क्योंकि आपको 3 की ज़रूरत थी, 3 नहीं मिल रहा तो कम से कम 4 ले लेंगे आप, 7 तो लेंगे नहीं। तो ऑप्शंस इस तरीके से देखे जाते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा रिलेवेंट कौन है। सवाल ये जो पूछे गए हैं वो अपने आप में सही नहीं है, सवाल पूछने का तरीका वहाँ पे सही नहीं है, तो लेकिन फिर भी जो रिलेवेंट आपका ऑप्शन है उस पे आपको जाना चाहिए। ये एमसीक्यू का एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अब आप रिलेवेंट किसको मानते हैं, आपने कहाँ पे और किस तरीके से क्या पढ़ा हुआ है, ये आप निर्णय ले सकते हैं। खैर, आगे चलते हैं। जो दूसरा भाग है दूसरे चैप्टर का इतिहास का, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य के बाद कुछ आपके बुक्स में दिए गए हैं जो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जो विदेशी आक्रमणकारी और विदेशी शासकों का शासन रहा, उनसे कुछ संबंधित सवाल हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण है आपका कुषाण वंश। इसमें देखिए, कनिष्क किस वंश का शासक था, तो इसका ऑप्शन होगा आपको डी, ये कुषाण वंश से संबंधित है। इसके बाद आपका जो कनिष्क का राज्यारोहण है, इसके संबंध में आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। ये भी देखिए इतिहास का बहुत ही विवादास्पद विषय है।
आप चाहें तो इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है, सेकंड चैप्टर में चले जाइए, लास्ट में आपको तिथि का अनुक्रम दिया हुआ है, वहाँ पर आपको 78 ईस्वी दिया हुआ है, लेकिन नीचे लिख दिया गया है कि कनिष्क के राज्यारोहण के संबंध में इतिहासकारों में काफ़ी भारी मतभेद है। आपके एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। अगला सवाल है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए? अब यहाँ पे देखिए, आपका इसका ऑप्शन होगा हिंद यूनानी, ये ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का आरंभ किसने किया? तो शक संवत का आरंभ करने वाला जो व्यक्ति है वो है कनिष्क। जो कि कुषाण वंश का शासक है, तो इसका ऑप्शन होगा आपको डी। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन, देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? तो इसका भी आपको ऑप्शन होगा सी, कुषाणों ने करवाया। फिर आपको क्वेश्चन है सातवाहनों से संबंधित, जो कि आपको एक मौर्य साम्राज्य के बाद महत्वपूर्ण वंश रहा है। इनसे संबंधित कुछ जो सवाल आते हैं उनमें आपका महत्वपूर्ण सवाल आता है कि भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ की? जाहिर सी बात है सातवाहनों के द्वारा की गई, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट सवाल है आपका, अग्रहार क्या था? ये एक प्रकार का भूमि अनुदान है। ये ज़मीन जो दान में दी जाती थी ब्राह्मणों को, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई कर नहीं लगता था, तो उसको अग्रहार कहते थे। ये 2 नंबर का सवाल भी आता है कि अग्रहार से क्या समझते हैं, तो ये एक प्रकार की भूमि अनुदान है। उसी तरह से गुप्त वंश से, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण वंश माना जाता है, महत्वपूर्ण शासन अवधि है। इस काल को, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, स्वर्ण युग की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस काल में हम देखते हैं साहित्य आदि में, कला के क्षेत्र में कई तरह की प्रगति होती है, इसलिए इसको इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी अपने आप में एक विवादास्पद विषय है इतिहासकारों में। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये स्वर्ण काल नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ण काल है। तीसरे एक और वर्ग है, कहते हैं कि स्वर्ण काल तो है लेकिन हर क्षेत्र में नहीं, मुख्य रूप से साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में, विज्ञान वगैरह के क्षेत्र में नहीं मानते हैं। तो इसमें अलग अलग मतभेद हैं। फिर भी अब देखिए, गुप्त वंश से सवाल आते हैं आपको, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक होगा डी, श्रीगुप्त। फिर आपको है, गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ? तो इसके लिए आपका जवाब होगा 320 ईस्वी, इसका भी होगा डी। समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? आपको पता होना चाहिए। सबसे महान शासक माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण शासक, क्योंकि इसने गुप्त साम्राज्य की सीमा को काफ़ी बढ़ाया। इसको नेपोलियन भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसने गुप्त साम्राज्य को काफ़ी विस्तृत किया। कई इसने अभियान किए, आक्रमण किए, जिसमें इसको सफलता मिली। इसने आक्रमण किए, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जो कि आगे आपको सवाल भी आएगा। तो समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो ये आपको बी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। इसमें आप देखिए, समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना? इसका आपको जवाब होगा ऑप्शन ए, 335 ईस्वी में। अगला सवाल, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? इसका जवाब है ऑप्शन सी, हरिसेन। आगे भी आपको सवाल होगा, हरिसेन किसका राज कवि था? तो समुद्रगुप्त का राज कवि था। समुद्रगुप्त के विजयों के संबंध में हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जो कि संस्कृत भाषा में है। ये आपको 2 नंबर का सवाल आता है, प्रयाग प्रशस्ति की चर्चा करें। नेक्स्ट सवाल है, गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? इसका भी जवाब आपको होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला सवाल देखिए, हरिसेन किसका राज कवि था? इसका भी जवाब होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। यानी आप ध्यान में रखें, समुद्रगुप्त बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण राजा है गुप्त वंश का, जिससे कि आपके परीक्षा में कई सारे सवाल कई तरीके से आते हैं। देखिए, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका भी जवाब होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन होगा डी,
ध्यान दीजिए, ये 2 नंबर का भी सवाल आता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब होगा क्योंकि समुद्रगुप्त ने कई अभियान किए और अपने आसपास के क्षेत्रों को जीता। दक्षिणापथ का अभियान आदि उसके बहुत सारे अभियान हैं जिसमें उसने सफलता पाई। उसके इन्हीं विजयों एवं युद्ध अभियानों के कारण उसे नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन जो कि फ्रांस का शासक था, 1799 से 1814-15 में जब वाटरलू का युद्ध हुआ तो उसमें उसकी मारा गया। और फ्रांस का एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है जिसने लगभग पूरे यूरोप में अपने आक्रमणकारी अभियान किए। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो इसका जवाब होगा नेपोलियन। उसी सवाल को देखिए दूसरे तरीके से पूछा गया है। अगला है भारत का नेपोलियन कहलाता है। तो ये सवाल का जवाब भी होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट सवाल, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसका जवाब होगा आपको गुप्त काल। देखिए ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि गुप्त काल में कौन कौन सी उपलब्धियां हुई, जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं उनके आधार पर ही हम गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। देखिए इसी सवाल को दूसरे तरीके से, स्वर्ण युग किस काल से संबंधित है। तो इसका भी जवाब होगा आपको ऑप्शन डी, गुप्त काल। नेक्स्ट सवाल है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। इसका जवाब होगा फाहियान आया था, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट सवाल है, गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ। इसका जवाब होगा आपको ऑप्शन ए। आपको बहुत जगह 319 और डैश करके 320 ईस्वी भी लिखा हुआ मिलेगा। 319-20 जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल का आरंभ माना जाता है और वहीं से गुप्त संवत की को प्रारंभ होने को भी बहुत सारे विद्वान जो है वो मानते हैं। अगला सवाल, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। ये प्राचीन भारत का अंतिम महत्वपूर्ण शासक है। ये है कन्नौज का, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट सवाल है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई। इसका जवाब होगा कुर्रम, ऑप्शन होगा डी।